नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो चुनाव की जो गर्मा गर्मी है, उस गर्मा गर्मी के बीच आज कांग्रेस ने लंबी बैठक के बाद अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी। लोकसभा के 39 नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। और बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात इस लिस्ट में यह है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। और यह स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी हार गए थे, लेकिन वायनाड से वो करीब 4,30,000 वोटों से जीते थे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस पहली लिस्ट में अमेठी और रायबरेली का कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं, अमेठी कांग्रेस कहती रही है कि अमेठी उसकी परंपरागत सीट है, कांग्रेस परिवार की, गांधी नेहरू परिवार की सीट है। रायबरेली भी ऐसी सीट है जिस पर सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीती थी पिछली बार। इस बार वो फिलहाल राज्यसभा से जो है संसद में एंट्री मार चुकी हैं, वो सीट खाली है फिलहाल। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए आज किसी नाम का ऐलान नहीं किया। इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो अमेठी को लेकर है। मैं फिर कह रहा हूं, अमेठी क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही नेता लगातार यह दावा कर रहे थे, या शायद यह हवा बना रहे थे, कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता यह भी हवा बना रहे थे कि अमेठी में स्मृति ईरानी, जो वहां की फिलहाल सांसद हैं, वो अलोकप्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने वहां काम नहीं किया, वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए उनका हारना तय है और राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी पहुंचेंगे और वहां पर कांग्रेस की विजय पताका लहराएंगे। लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में अमेठी का कोई जिक्र नहीं है। यह संभव है, अभी यह संभव है, फिर कह रहा हूं, कि राहुल गांधी पिछली बार की तरह 2 सीटों से चुनाव लड़ने और अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ने, ऐसा संभव है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी एक बार फिर से 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं या अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, दोनों ही सूरत हाल में जो एक बड़ा मैसेज कांग्रेस ने दे दिया है, जो संदेश दे दिया है, वो संदेश यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल हिला हुआ है, गिरा हुआ है। अगर कांग्रेस के नेता जिस तरह की हवा बना रहे थे, जिस तरह के दावे कर रहे थे, अगर अमेठी में जीत की इतनी ही कांग्रेस को लगती है कि जीत ऐसी पक्की थी, तो फिर राहुल गांधी को पहली ही लिस्ट में अमेठी से क्यों टिकट नहीं दिया? इसका मतलब कांग्रेस में अभी संशय है कि अमेठी से राहुल लड़ें या ना लड़ें, क्योंकि अगर दूसरी बार लगातार हारेंगे अमेठी से तो फिर उनकी बड़ी फजीहत होगी। न सिर्फ राहुल गांधी की फजीहत होगी, बल्कि कांग्रेस की भी फजीहत होगी। लेकिन फजीहत तो तब भी होगी जब तमाम बयानों के बावजूद राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। तो दोनों ही सूरत हाल में कांग्रेस फंस गई है। और ये सिचुएशन जो है इसलिए है क्योंकि दरअसल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल, फिर कह रहा हूं, कि हिला हुआ है। एक तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी, उनको बार बार ये लग रहा है कि अब की बार शायद 40 भी कांग्रेस पार ना करे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी, जो कांग्रेस की सहयोगी रह चुकी हैं, इन चुनाव में भी शायद कोई समझौता हो जाए, वो कहती हैं कि कांग्रेस 40 सीटें भी ले ले तो बड़ी बात होगी। ऐसे में जो अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने आज कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है, पहली लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अमेठी और रायबरेली महज एक एक लोकसभा सीट नहीं, बल्कि ये कांग्रेस की वर्तमान दिशा दुर्दशा का संकेत दे रही हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे। वायनाड में लड़ाई, अमेठी से विदाई, ये सवाल उठाएंगे। वायनाड में भी लड़ाई है, बताऊंगा क्यों। पहले देखिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे और उसका बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। और अब बीजेपी खुलकर ललकार भी रही है कि राहुल जी आइए, हिम्मत है तो अमेठी से लड़ लीजिए। क्या राहुल जवाब देंगे? पहले ये सुनिए।
की तो मांग है, लोगों की भावना है। मैं भी खुद अमेठी में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं रायबरेली में भी था। जनता चाहती है। राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। वहां की जनता चाहती है, वहां के लोग चाहते हैं कि राहुल जी आवे और अमेठी। अरे भाई, जब वहां के कार्यकर्ता चाहेगी, जनता चाहेगी, तो उससे बाहर थोड़ी। वही कार्यकर्ता जनता दोनों है, केवल कार्यकर्ता नहीं है। जनता भी डिमांड कर रही है कि रायबरेली से प्रियंका जी आके लड़ें और वहां से मजबूती के साथ वो वहां की जनता की सेवा, जिस तरह से पीढ़ियों से गांधी परिवार करता चला रहा है, उस प्रकार आकर अपनी जनता अपने परिवार के बीच में आ। कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। जहां पीछे मुड़कर नहीं देखे 5 साल, क्या चेहरा लेकर आएंगे? जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, जिस पार्टी को 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश को इतनी हल्की बातें करके नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से किया। क्या यही मिला उत्तर प्रदेश को बदले में? I was not happy with Congress party for so many years, especially last assembly election. So I complained in the high command, but there is no response. So many times, and I came to see the leadership 2 or 3 times. They didn't give me an appointment. इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी अमेठी को लेकर के जो है संशय में हैं और स्मृति ईरानी लगातार उन्हें चुनौती दे रही हैं, ललकार रही हैं। और इसी को लेकर आज 2 टूक करेंगे और 2 टूक में मेरे साथ आज जो इस चर्चा में, आज जो डिबेट में जुड़ेंगे, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ वो जुड़े हैं। और मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत में विजय शंकर मिश्रा आपसे कर लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस की काफ़ी खबरों पर आपकी नज़र रहती है लगातार। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आप काफ़ी जो है सक्रिय रहते हैं। क्या चल रहा है आज? 39 सीटों का नामों का ऐलान हो गया। अमेठी रायबरेली को लेकर बढ़ के दावे किए जा रहे थे, बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे थे कि अमेठी की जनता चाहती है, गांधी परिवार हमारी सीट है, गांधी परिवार की सीट है, नेहरू परिवार की सीट है। 39 में ना अमेठी का जिक्र है, ना ही रायबरेली का जिक्र है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल हिल चुका है। देखिए अशोक जी, खबर ये थी कि 60 सीटों को लेकर जो सूची आने वाली थी, तो 60 सीटों पे तो नहीं आई। 39 सीटों को कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया है कि 39 सीटों पे हमारे ये लोग प्रत्याशी होंगे। और सबसे ये अचंभा तब हुआ जब अमेठी और रायबरेली का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि अमेठी रायबरेली से करीब ये कांग्रेस
या कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार यही मान रहे थे। मतलब आपको भी अचंभा हुआ? आपको अचंभा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अचंभा हुआ, क्योंकि देखिए अमेठी और रायबरेली, यदि मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के अलग आप किसी को उम्मीदवार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम पार्टी और गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बिना उत्तर प्रदेश को साधे, देखिए लड़ाई में आपको बने रहना है। आप लड़ाई में हार होती है, जीत होती है, अलग बात है, लेकिन लड़ाई में बने रहने के लिए आपको एक नैरेटिव बनाना होता है। और यदि पहली सूची में 39 लोगों में अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष को निगेटिव नैरेटिव बनाने का मौका आप खुद दे रहे हैं। हो सकता है कि दूसरी सूची में अमेठी और रायबरेली को लेकर हो, लेकिन मेरा अभी भी, जहां तक मैं कांग्रेस को समझता हूं, कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए। यदि इस प्रकार का गलती करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगले 20-25 सालों तक जो एक सीट कांग्रेस को मिलती थी वो भी अब मुझे लगता है कि वो भी गाय बगाए वो भी खत्म हो जाएगी। सुपड़ा साफ होता है यूपी से कांग्रेस का। लेकिन पर्दे के पीछे की स्टोरी एक ये भी है, चाहे आप इसमें विश्वास करें न करें, कांग्रेस की मायावती जी से भी बातचीत चल रही है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस की जो सूची में उत्तर प्रदेश, खासकर जो उत्तर प्रदेश जहां ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी इतने सीटों पर और कांग्रेस इतने सीटों पर लड़ेगी, और सीटों का डिक्लेयर नहीं होना खासकर कांग्रेस की तरफ से, मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे मायावती जी से बातचीत चल रही है। और मायावती जी को ऐसा कहा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लाने का बातचीत चल रही है। यदि मायावती को, खबर ये भी है, देखिए हो सकता है ये खबर गॉसिप भी हो, चर्चा है, पुख्ता खबर नहीं है। खबर ये भी है कि मायावती जी को या किसी बड़े दलित चेहरे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है घोषित कर सकती है। नहीं, ऋषि शंकर मिश्रा जी जो आप कह रहे हैं ना, ऋषि शंकर मिश्रा जी जो आप कह रहे हैं वो खबर वास्तव में है। मतलब खबर मैं नहीं कहूंगा खबर है, वो चंडू खाने की खबर जरूर है। मैं इसको कह रहा हूं, जो मैं, हालांकि आपकी बात मैं मानता हूं, हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन मैंने जिन यूट्यूबर्स को देखा ये हवा उड़ाते हुए, वो पिछले 2 महीने से हवा उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस और मायावती में जो है बात चल रही है, मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे, और मायावती को चेहरा बनाती गेम फिनिश, मोदी आउट, मोदी आउट। ऐसे बड़े सारे चंडू खाने के यूट्यूबर हैं, वो ये खबर चला रहे हैं। तो मैंने भी ऐसे 2-4 चंडू खाने के यूट्यूबर को सुना जो ये कह रहे हैं, सुनिए तो सही, सुनिए, मैंने ऐसे चंडू खाने के खबरचियों को सुना जो ये कह रहे हैं कि मायावती से समझौता हो सकता है और इसलिए जो है वो समझौता हो जाएगा तो यूपी में गेम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब चंडू खाने की खबरें चल रही है, लेकिन हो सकता है सच हो जाए। पर बड़ी बात यह है, सच हो या ना हो मैं नहीं जानता, मायावती बार बार कह चुकी हैं कि भाई हम कई बार कह चुके हैं हम किसी अलायंस में नहीं है, फिर बार बार हमारा जिक्र क्यों करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मायावती को आ जाएगी यूपी में तो सवाल है बंदर बाट यूपी में कैसे होगी। 17 सीटें कांग्रेस को दे दी और उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी क्या वहां पर 30-35 सीटों पर लड़ लेगी, यह भी बात नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि मायावती जो है कुछ सीटों पर जो है वो कांग्रेस के साथ समझौता करे तो उनको समाजवादी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इसको बार बार चंडू खाने की क्यों कह रहा हूं, सुनिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जितने लोग चंडू खाने का, जो मैं यूट्यूबर और राजनीतिक विश्लेषक कह रहा हूं ना, मैंने उनके पिछले 1 साल के मैंने सारे वीडियोज उठा के देखे। गौर से सुनिएगा, विजय भाई आप भी सुनिएगा, शिवम जी आप भी, और संगीत जी तो परिचित होंगे इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है वो भी इस बारे में रिसर्च करते रहे होंगे। मैंने उनके 1 साल के सारे यूट्यूब देखे, उनकी 1 साल की खबरें देखी। पिछले विधानसभा चुनाव में ही मध्य प्रदेश में इन चंडू खाने के खबरचियों ने बीजेपी को हरा दिया था, राजस्थान में कांग्रेस को इन चंडू खाने के खबरचियों ने जिता दिया था, कांग्रेस को जिता दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया था कि बाकी राज्यों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बड़ी खुशी खुशी इन्होंने सीटों का प्रेडिक्शन भी कर दिया था, लेकिन नतीजे हमारे सामने। इसलिए मैं इनको चंडू खाने के खबरची, चंडू खाने के राजनीतिक विश्लेषक और चंडू खाने के मैं इनको यूट्यूबर कह रहा हूं। लेकिन ठीक है, आपने कहा हो सकता है ऐसा हो जाए, तो मैं विजय जी से पूछ लेता हूं। विजय भाई, क्या बीएसपी से बातचीत चल रही है? देखिए अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज तक ये कहा जाता रहा है कि मीडिया का कोई रोल नहीं है किसी को हराने में, जिताने में।
लेकिन जो आपका प्रोग्राम देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भी आपके प्रोग्राम का जरूर एक अहम योगदान है किसी को हराने में और किसी को जिताने में। अच्छा चलिए, दूसरी चीज, आज आप दो टूक कह रहे थे तो दो टूक नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे चक्रव्यूह दिखाई दे रहा था। अच्छा इसमें चित्त भी आपकी है, पट भी आपकी है। हाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कुछ भी कहें हाँ तो हमारी तो हार आपने तय कर दी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सर, मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकारों, मेरी कोई हैसियत नहीं है। देखिए सुनिए ना अशोक भाई, कितनी मजे की बात है कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े, वायनाड से न लड़े। राहुल गांधी जी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। सबसे पहले तो मैं भाजपा की नेत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो इस देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर, शपथ लेकर सांसद बनी है, जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, क्या स्मृति ईरानी जी वायनाड देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश का कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है? फिर आप ये कैसी कैसी शर्तें थोप रही हैं कि अगर उनमें दम है तो केवल यहीं से लड़ना चाहिए? अरे भाई, उनकी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी का अपना एक फैसला है, उसे बीजेपी क्यों अपने तरीके से घुमा फिरा कर ये थोपना चाहती है? क्यों वो अपनी पिच पर खिलाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को? भाई, राहुल गांधी जी की मर्जी है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उनकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बहरहाल मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो आपकी कूटनीति सफल है और हमारे जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति विफल साबित हो रही है कुछ एक मुद्दों पर। जयराम रमेश जी ने जैसा कहा कि भी जनता चाहती है, अमेठी की जनता चाहती है, रायबरेली की चाहती है, तो फिर अगला सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है हमारी पार्टी में, फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। जब जनता चाहती है, जनता ही जिताती है, ठीक है। लेकिन सवाल जनता का नहीं है, सवाल पार्टी का है। पार्टी को देखना है किसको कहां से लड़ाना है। राहुल गांधी जी को 1 सीट से लड़ाना है या 2 सीट से लड़ाना है, ठीक है, ये पार्टी का फैसला है और राहुल गांधी जी के लिए भी पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। और मैं निश्चित तौर पर एक चीज कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी चाहे 1 सीट से लड़े, चाहे 2 सीटों पर लड़े, ईश्वर ने चाहा, जनता का प्यार और सहयोग रहा, ओके, और आपकी भी कुछ नजर इनायत रही तो हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने जो सवाल उठाया स्मृति जी को लेकर, शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अगली खबर जो आपकी चलने वाली है ना, तो वायनाड में हमारी हार की जो खबर है, वायनाड में तस्वीर वायनाड में बता रहा हूँ, वायनाड क्यों? ना शिवम जी, मैं तो क्या, विजय जी, मैं तो कह ही नहीं रहा वायनाड में हार। वायनाड तो कांग्रेस की पक्की सीट है, मैं ये बता रहा हूँ। जरा वो ग्राफिक चलाइए वायनाड से, जो आपने कहा ना वायनाड तो अमेठी भी पक्की सीट होगी। जो अमेठी को लेकर तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वायनाड क्यों, कांग्रेस को वायनाड पे भरोसा क्यों है, अमेठी पे क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जरा वो ग्राफिक चलाइए, क्योंकि वायनाड दरअसल वो लोकसभा सीट है जहां पर हिंदू मतदाता वहां पर माइनॉरिटी में है। ये वायनाड की जो पूरी की पूरी, जरा ग्राफिक चलाइए, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, ग्राफिक चलाइए। वायनाड इसलिए क्योंकि वायनाड केरल की ऐसी लोकसभा सीट है जहां हिंदू मतदाता अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए राहुल जी को पसंद है। वायनाड में हिंदू मतदाताओं की संख्या 41.3% है। वायनाड में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 45% है और इसीलिए वायनाड देश का हिस्सा है। लेकिन वहां पर मुस्लिम मतदाता 45% हैं, ईसाई मतदाता 13% हैं, और अगर मुस्लिम ईसाई मतदाताओं को मिला लें तो फिर हर हालत में वहां पर, और केरल में जो मुस्लिम लीग है विधानसभा चुनाव में, उसको 8.3% वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और मुस्लिम लीग वायनाड में राहुल गांधी के समर्थन करती है, राहुल गांधी के लिए प्रचार करती है, और इसीलिए राहुल गांधी मुस्लिम लीग को अमेरिका में जाके, लंदन में जाके सेकुलर भी बताते हैं। तो ये वजह है कि वायनाड जो है कांग्रेस को पक्की सीट लगती है, इसलिए पहली लिस्ट में वायनाड का नाम है। लेकिन आप रुकिएगा, आपने जो स्मृति जी को लेकर सवाल उठाया वो मैं जरूर पूछता हूं शिवम त्यागी जी से। शिवम जी, भाई वायनाड ठीक है, अगर वहां पर मैंने वोट कंपोजिशन दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वायनाड तो इस देश का हिस्सा है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो उनके पास अधिकार है इस बात का, यह अधिकार संविधान देता है, आप 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी तो अमेठी से घोषित होना बाकी है, तो अभी से स्मृति जी ललकार रही हैं, क्यों? देखिए, स्मृति जी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अमेठी की है यही कहानी, एक बार फिर से अमेठी की बेटी स्मृति ईरानी। और बड़ा इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहा कि वहां के लोग तो चाहते हैं, और ये बात कहते हैं बार बार जयराम रमेश भी कि वहां के लोग चाहते हैं। अरे लोग नहीं चाहते भैया, लोग नहीं चाहते।
लोग चाहते होते तो अब से 1 महीने पहले झंडा गाड़ के वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा होता, लेकिन नहीं हो रहा। आपको भी पता है, अब सूत्रों से सिर्फ मीडिया को खबर मिलती है, कभी कभी पॉलिटिकल लोगों पे भी मिल जाती है। मुझे तो अभी अशोक जी पता चला है कि मायावती जी के घर पर दीदी दीदी करके बहन और भाई दोनों अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे गिड़गिड़ा कर आए हैं कि दीदी प्लीज कम से कम हमें अगर थोड़ा सा साथ मिल जाएगा तो हमारा जो थोड़ा सा अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है, जो 6 दशक तक हम वहां से जीतते आए हैं, वहां पर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो हम वहां से लड़ लेते। लेकिन आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने दुत्कार कर दोनों को बाहर भगा दिया और कहा कि नहीं नहीं, वहां मैं आपको कोई समर्थन नहीं देने वाली हूं, और स्थितियां ऐसी हैं कि इसी वजह से शुरुआत की लिस्ट में नाम नहीं आया। अब आते हैं वायनाड पर कि भाई वायनाड देश में, बिल्कुल वायनाड देश में कहीं कोई दो राय नहीं है, और इस देश में सब स्वतंत्र है। विजय जी जहां से चाहे चुनाव लड़ लें, अशोक जी जहां से चाहे चुनाव लड़ लें, रागी जी जहां से चाहे चुनाव लड़ लें। लेकिन इंपॉर्टेंट विषय यहां पर यह है कि आजाद होने के साथ साथ एक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन होता है, एक परिवार का राजनीतिक जीवन होता है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जब भी बात करते हैं इंदिरा जी के विषय में, नेहरू जी के विषय में, तमाम लोगों के बारे में बात करते हैं। अमेठी को अपना घर बताते हैं जब कभी कभी 2-4 साल में उधर जाते हैं तो आज जब आप अपनी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता है नंबर 1, आपकी एक खानदानी सीट रही है नंबर 2, लगातार चर्चा रही है, लगातार ऐसा बकौल कांग्रेस कार्यकर्ता और बकौल कांग्रेस अध्यक्ष ने ही कहा कि भाई वहां पर मांग की जा रही है कि यहां से लड़ना चाहिए गांधी परिवार को, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। तो फिर क्या रोक रहा है भाई? अगर पहली लिस्ट में नाम अनाउंस नहीं हुआ है, यानी कि विषय बहुत साफ है कि डरे हुए हैं, बुरी तरीके से नहीं जाना चाहते। रोजाना अपनी भारत जोड़ो भारत तोड़ो न्याय यात्रा में डरो मत का नारा देते थे और पहली लिस्ट में ही डर गए। वाह, अरे कमाल बात हो गई। अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं डरो मत, आपने सही पकड़ लिया। डर के पूरे नॉर्थ इंडिया से गायब हो गए। आपने डरो में पकड़ के राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए कि वो डर गए। बड़ी बात आप कर रहे हैं, मतलब वो सीधा डर गए अमेठी से। अशोक जी मैं कहां कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो राहुल गांधी की पार्टी वाले चुप कर कह रहे हैं। विजय कौशिक यहां बैठकर मजबूरन ऐसी बातें करते हैं, वो भी जानते हैं राहुल गांधी कितने डरते हैं। एक चीज बताइए, इस देश में हारा कौन नहीं? अटल जी नहीं हारे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंदिरा जी नहीं हारे, कौन नहीं हारा? सब हारे हैं यहां पर। लेकिन आज आपके सामने राइटिंग ऑन द वॉल में अमेठी रायबरेली में आप इतने डरे हुए हैं, डरो मत करके इतने डर गए कि वहां जाने को तैयार नहीं है। और ये ठीक भी है, इसमें कोई गलत फहमी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली के प्रति रवैया रहा है। आज एक चीज बताइए, आजादी के बाद ये देश 75 साल का हो गया है और वहां 4 जनरेशन जो है गांधी परिवार की रही है, जीत कर आई है। बारंबार उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को एक लंबा चौड़ा जो मैंडेट भी दिया और साथ साथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दी। बदले में इन्होंने क्या दिया? वहां एक घर नहीं बना पाए ये लोग। ठीक है, अपना घर के जाकर 2-4 दिन 6 दिन वो तो कांग्रेस के नेता कहते हैं अब अमेठी का घर जो है राहुल गांधी का घर है, इतना उनका समर्थन है, तो फिर घर एक बनाने की जरूरत क्या? मैं तो दे देते। अगर एक घर उनका घर है तो अपने घर से ही लड़ लेते चुनाव। भाई सबसे पहले आदमी अगर कहीं चुनाव के लिए ढूंढता है जगह तो घर ही ढूंढता है। एक मिनट पहले प्रोफेसर संगीत रागी, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी डर गए हैं, या फिर जो एक बात शुरू में ऋषि शंकर मिश्रा ने कही कि अभी बीएसपी से अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रही है बात, और इसलिए यूपी को लेकर अभी कोई सीटों का ऐलान नहीं किया जा रहा है? दुत्कार दिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों विजय जी ऐसा बोल रहे हैं, ऋषि जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मायावती जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता नहीं होने जा रहा है। दोनों के बीच में बातचीत तक नहीं है, सच्चाई तो यह है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा नहीं रह गई है। पिछली दफा आप देखेंगे कि जो 53-54 सीटें मिली थी, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका थी केरल की और पंजाब की। कुल मिलाकर के इन 2 राज्यों से 23 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। इन 23 सीटों को यदि आप माइनस कर दें तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी 30-35 सीटों पर लुढ़क करके रह गई थी। ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, तो वो हवा में नहीं बोल रही हैं, उसके पीछे उनका अंक गणित उनके साथ है। पंजाब में आज कांग्रेस पार्टी जो पिछली सफलता थी उसे दोहरा नहीं सकती। सीपीआई और सीपीएम जो है वो नहीं चाहते कि केरल के अंदर
कांग्रेस पार्टी मजबूत बन सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी लड़े नहीं। यदि समझौता होता है तो आखिर क्या इसका हश्र निकलेगा मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि केरल में जो सफलता मिली थी कांग्रेस पार्टी को पिछली दफा लोकसभा चुनाव में, इस बार वैसी सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या 54 सीटें भी कांग्रेस पार्टी संभाल करके रख पाएगी या नहीं रख पाएगी? उत्तर प्रदेश में यदि समझौता नहीं होता, समझौता हो या नहीं हो, आप देखेंगे कि 56% के आसपास कई ऐसी सीटें थी, बहुसंख्यक सीटें थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा ऑलरेडी ले रही थी। तो इनका समझौता हो या न हो, राममय इतना ज्यादा पूरा देश हो चुका है, खास करके नॉर्थ इंडिया, कि इनमें इनकी कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि यहां से कोई भी एडिशन कर सके सीटों का। क्या आपको लगता है राममय, क्या आपको लगता है, एक मिनट प्रोफेसर सन्नीधर, क्या आपको लगता है ये जो राम मंदिर के बाद जो पूरा राममय माहौल हुआ, क्या उसने ही रायबरेली से भी शिफ्ट करने पर मजबूर किया सोनिया गांधी को कि रायबरेली में इस बार जो है वो ना लड़ें, या वास्तव में जो स्वास्थ्य की बात की जा रही है उनकी हेल्थ खराब है, ये एक्चुअल रीजन ही? देखिए एक बात बताइए, यदि स्वास्थ्य आपका खराब है तो आपको किसने कहा है कि आप राज्यसभा में जाएं ही जाएं? आप राज्यसभा में भी नहीं जाते, काम तो राज्यसभा में भी करना पड़ता है। संसद के अधिवेशन जब होते हैं तो राज्यसभा के भी अधिवेशन होते हैं। या तो आपके मूल बात वहां पर है कि 10 जनपद का जो महल है उससे वो कैसे न हट पाए, इसलिए राज्यसभा गए, क्योंकि वो नहीं वहां पर होते तो उनको 10 जनपद खाली करना पड़ता। उन्होंने उसे पुश्तैनी मकान बना लिया है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा बात है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी आज के दिन में उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनौती में रहने लायक भी पार्टी नहीं बच गई है। ओके 2 सीटें 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही हैं। आप सोच सकते हैं, कभी अंदाजा लगा सकते हैं, जो पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने वर्षों तक असेंबली चुनाव जीतती रही हो, लोकसभा में जिसका इतना बड़ा दमदार प्रदर्शन रहा हो, वहां एक क्षेत्रीय पार्टी के आगे झुक करके, गिड़गिड़ा करके अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर उसे मनवाया। कहा जब तक आप हमारे साथ समझौता नहीं करते हैं, हम आपकी भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हम सम्मिलित नहीं होंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी को मजबूर, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी भीड़ कहां से लाती, कहां से जुगाड़ करती? राहुल गांधी में वो नेतृत्व की क्षमता नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी में वो बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो अपनी पार्टी को नेतृत्व दे सके। ओके विजय कौशिक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। 10 सेकंड अच्छा कांग्रेस 10 सेकंड बाद आ रहा हूं, 10 सेकंड बाद आ रहा हूं, 10 सेकंड प्रोफेसर आ गया। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि यदि गांधी परिवार नहीं हो तो उसका अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार नहीं है, वह खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत वही है जैसे रावण और दुर्योधन की स्थिति थी, रहा न कोई कुल रोवन हारा। ये पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, तब शायद विजय कौशिक विस्तरण होगा। देखिए, मैंने भाई संगीत रागी जी का राग सुना, जो कि भाजपा से पूरी तरह प्रेरित है। ये छद्म भाजपाई है। खैर, जो भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई ने बात रखी कि किस तरह से निजी छोड़ दीजिए, निजी हम लोग नहीं कह रहा, नहीं कोई निजी नहीं। सुनिए ना, मेरे भाई प्रवक्ता ने जो भाजपा प्रवक्ता ने जो बात रखी है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मायावती के पास बैठी और उस तरह की उन्होंने भूमिका रखी, तो आप बात रख सकते हैं। जैसी खबर इनके पास है वैसी मेरे पास भी है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें मायावती जी ने राहुल जी से और प्रियंका जी से कहा कि भाई इस समय जो देश में कसाई बैठा हुआ है, मैं भी इससे तंग हूँ, मुझे ब्लैकमेल कर रखा है, मेरी पार्टी को मुट्ठी में मिला रखा है। अब आप लोग सुनिए एक मिनट अरे विजय कौशिक जी सुनिए, विजय कौशिक जी एक मिनट सुनिए, विजय कौशिक जी एक मिनट सुनिए। विजय कौशिक जी, मैंने पहले ही एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था चंडू खाने के यूट्यूबर। तो मेरी डिबेट को भी आप चंडू खाने की डिबेट मत बनाइए प्लीज।
मेरा ये सभी सुनिए ना, मेरा चारों एक मिनट सुनिए, मेरा देखिए, सबसे अनुरोध तो आप है तो शिवम भाई मेरी की- डिबेट को तो आप तो कम से कम संगीत चंदू खाने की भाई डिबेट की- मत बनाइए तो मैं क्या कि करूं? उल्टी सीधी बात है। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात नहीं, सुनिए, मैं वही एक कह बात रहा हूं। सुनिए, एक बात रुकिए, एक मैं मिनट, तो एक बात ईमानदारी से नहीं, कह एक मिनट, सकता हूं एक मिनट, आपसे। मैं ईमानदारी से देखिए, आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूं, वो ये तो जो चंडू खाने की बातें कर रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन जानते हैं गंभीर पक्ष क्या है इस पूरी डिबेट में? ये जो हम रायबरेली अमेठी गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, गंभीर बात यह है कि अगर कांग्रेस में दम होता या कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ ही अगर गुड सेंस में होती तो सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाती, वो राजस्थान से नहीं जाती। वो समाजवादी पार्टी के साथ कहती कि भाई कांग्रेस बात बैठकर डिसाइड करती कि भाई उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ रहा है, गांधी नेहरू खानदान का गढ़, लोकसभा सीटें हमारे यहां से जीतते रहे, इसलिए हमको यहां से जाने में मदद कीजिए। लेकिन आपको भी पता था, कांग्रेस को पता था कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा से एंटर नहीं कर रही। जया भादुड़ी जो है बॉम्बे में बैठकर राज्यसभा से जाएंगी, लेकिन सोनिया गांधी राज्यसभा से जाने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। यह भी सच्चाई है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, रुकिए, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, रुकिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो, जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां, जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल, जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त
15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा करें। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए आ गई है। 39 लोगों के नाम है। इसमें राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर लड़ेंगे, तो वायनाड में वो उनकी होगी CPI के साथ लड़ाई। लेकिन क्या अमेठी से हो गई है राहुल गांधी की विदाई? इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटें नहीं हैं पहली लिस्ट में, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बुरी तरह से हिला हुआ है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, ऋषि शंकर मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी और जो है विजय कौशिक ने हाथ उठाया। संगीत रागी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं विजय जी आपके पास आता हूं, डिबेट का होगा जी। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए अशोक जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहता था बहुत, इसलिए मैंने हाथ उठाया। देखिए दोनों लिस्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस लिस्ट का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः होता है कि हाईलाइट करना होता है तो आप अपने नेता का पहले आपका जिक्र करते हैं। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और सारे प्रेस वालों की नजरें भी वही थी कि राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बात, एक चीज और निकल करके आई है, राहुल गांधी धीरे धीरे कांग्रेस को मुस्लिम लीग का नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे भारतीय राजनीति के नक्षत्र और नायक के रूप में उभर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि नरेंद्र मोदी को सीटें यहां मिलती है, करीब 3 लाख के आसपास मतदाता जो है वो मुस्लिम मतदाता वहां पर हैं। यादव मतदाता कोई 2.5 लाख के आसपास है बनारस में। एक ऐसा व्यक्ति वहां जाता है जो जाति नहीं देखता है, अपनी जाति देख करके नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं। नरेंद्र मोदी काशी जो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है, केंद्र है, वो वहां से जाकर, क्योंकि भारत का आध्यात्मिक मूल वहां है, शिव ही मूल है हमारे सृष्टि और सनातन धर्म के, वहां से उसकी शुरुआत करते हैं। इसका प्रतीक एक बहुत बड़ा है। राहुल गांधी मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते हैं, और उनकी पूरी सांसों की हर धड़कन जो है वो मुस्लिम लीग के मुस्लिम मतों पर आधारित है। यही कारण है कि वो प्रतिदिन उठते, भागते, सोते, जागते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देते हैं, वो बीजेपी को गाली देते हैं, हिंदुत्व को पूछते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर शब्द भी यही कारण है उन्होंने पर नहीं पड़ा होता है। यही कारण है उन्होंने मुस्लिम लीग को विदेश में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर ये कहा था कि वो एक सेकुलर पार्टी है मुस्लिम लीग। बिल्कुल सही कहा। जी विजय कौशिक रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं आ रहा हूँ ऋषि शंकर मिश्रा, एक मिनट। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के पास अशोक जी भाई जैसे जो सलाहकार हैं उनकी भारी कमी है, जिसका नुकसान हमारी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। रही बात संगीत रागी जी की, कितनी इन्होंने ईमानदारी से बताया कि भोलेनाथ जी की भूमि से लड़ रहे हैं। अरे भोलेनाथ जी का तो निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है, तो मोदी जी को कैलाश पर्वत पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। पहली बात, लोकसभा सीट कहाँ है? कैलाश पर्वत कोई लोकसभा सीट होती तो अरे चाइना की कब्जे से छुड़ाकर लड़ना चाहिए ना। किसने मना किया? डबल फायदा होगा, एक तो नई सीट भी डेवलप हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ चाइना की कैद से भी मुक्त हो जाएंगे।
दूसरी बात, मोदी जी बार बार बात करते हैं मुसलमानों का विश्वास जीतने की। तो मोदी जी, अगर आप ये मानते हैं कि केरल में मुसलमान रहते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मोदी जी नहीं कह रहे, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा ही नहीं, विजय कौशिक जी, अरे मोदी जी ने तो कहा ही नहीं कि चैलेंज कर रही है, ऐसे हम चैलेंज कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने तो हमें तो वायनाड से लड़कर दिखाइए, पता चल जाएगा अपने मुसलमानों का कितना विश्वास जीता है। आपने कितने हिंदुओं के स्कूलों को आधुनिक बनाया, आपने तो मुसलमानों के मदरसों को आधुनिक बनाने की बात कही है। विजय भाई सुनिए, मोदी जी ने तो कहा ही नहीं कि केरल में मुसलमान रहते हैं, वहां पे हिंदू, तो किसी ने कहा ही नहीं। हम लोग एक राजनीतिक, हम एक तो संगीत, अरे तो संगीत रागी एक विश्लेषक के तौर पे कह रहे हैं, मैंने भी एक डेटा दिखाया और उसका सुनिए ना, उसका एक तारतम्य है, उसका एक तर्क है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। हम मुस्लिम लीग को जब वो समर्थन करते हैं, मुस्लिम लीग को जाकर वो सेकुलर पार्टी कहते हैं। मुझे पता है विजय भाई, आप भी इस डिबेट से निकलकर अगर आप अभी कैमरे के सामने नहीं होते तो आप भी मेरे साथ अलग से बैठे होते। मेरी पूरी बात तो होने दीजिए ना, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आप कैमरे पे नहीं होते तो अलग से बैठे होते आप और हम, तो आप भी ये मान रहे होते कि हाँ मुस्लिम लीग सेकुलर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी खुलेआम कहते हैं मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो वोट गणित है, मैं कैमरे पर ही मान लेता हूं। मान लिया ना आपने, तो बहुत अच्छी बात है। धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है, फिर सेकुलर हो ही नहीं सकता। फिर अरे बाबा विजय जी, ये बात राहुल जी को तो समझ में नहीं आती ना, जो बात आप समझते हो राहुल जी नहीं समझते। अरे सुनिए सर, थोड़ा शोर कम। आपको ये मालूम है मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर नहीं है, इसलिए आप वायनाड से नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी उसको सेकुलर बता के वायनाड से लड़ते हैं। लेकिन मैं मुद्दे पर एक बार फिर से आता हूं। ऋषि शंकर मिश्रा जो एक बात अभी कही, देखिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम में, जब आप टीम की घोषणा करते हैं सबसे ऊपर कैप्टन का नाम होता है ना, कि भाई वो भले ही बैटिंग कितने नंबर पर करे लेकिन हमेशा कैप्टन का नाम टीम में सबसे ऊपर होता है। यहां पर सही बात की संगीत रागी जी ने, बीजेपी जब पहली लिस्ट लाती है तो उसमें उनके जो हैं कैप्टन दिखते हैं। यहां पर टीम का कैप्टन दिख ही नहीं रहा, और टीम के कैप्टन का यही नहीं पता कि टीम का कैप्टन जो है वो पहले नंबर पर खेलेगा, दूसरे नंबर पर खेलेगा, किस नंबर पर बैटिंग करेगा, यही नहीं पता। क्योंकि अभी नहीं पता एक सीट से लड़ेंगे, 2 से लड़ेंगे, रायबरेली से कौन लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली भी इंपॉर्टेंट है ना। ये बार बार कहा गया था कि प्रियंका जी लड़ेंगी, और जो खबर आ रही है वो ये है कि प्रियंका जी रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। मुझे नहीं मालूम ये चंडू खाने की खबर है, वास्तव खबर है, लेकिन ऐसी खबर है। बोलिए ऋषि जी। म्यूट पर है आप ऋषि जी। मैंने जो आपको शुरू में बताया, देखिए उस खबर में दम है। ऐसे ही आप उस खबर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मायावती जी भी जो हैं अभी अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी नहीं की है। मायावती जी, आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी के पास अभी 13-14-15% का चंक है, अभी भी मायावती जी के साथ है। और मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। और यदि मायावती जी भी ये जानती हैं कि इस बार यदि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो 13-14% का जो चंक है वो 2-3% बच के रह जाएगा। तो मायावती जी भी इस थ्योरी पे काम कर रही हैं। ये चर्चा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन चर्चा है। ठीक है, चर्चा के पीछे आधार भी है। मैं एक बार की मान लेता हूं। सुनिए, मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं। मैं आप ही की बात बढ़ा करके आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट, मैं आप ही की बात, मैं मान गया, चलो आपने कहा, मैं मानता, चलो मान लीजिए चर्चा चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये चर्चा कामयाब भी हो जाती है तो भी अमेठी की सीट, रायबरेली की सीट समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को दे चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अगर मायावती से समझौता हो जाएगा तो वो सीट बीएसपी को दे दी जाएगी, तब भी वो सीट कांग्रेस को ही लड़नी है। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अब संगीत रागे जी और जो शिवम भाई हैं, दोनों से जवाब ले लीजिएगा। यही तर्क तो बीजेपी के लिए भी है। नागपुर सीट क्या महाराष्ट्र में है? नागपुर सीट जो है सहयोगी दलों के लिए बीजेपी छोड़ रही है क्या? तो नितिन गडकरी का नाम क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? नितिन गडकरी सबसे बेस्ट परफॉर्मर है कैबिनेट के। ठीक है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कम से कम मधु कोड़ा की पत्नी से तो अधिक अच्छे नेता है नितिन गडकरी। जो बेचारे पवन सिंह है बिहार वाले, उनसे तो अच्छे नेता है नितिन गडकरी। और जो रावत साहब जिनके सीटी आए हैं, उनसे तो अच्छे नेता है नितिन गडकरी। फिर क्यों नहीं सूची में जारी आया, सूची में स्थान आया?
ठीक है, नाम आया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हर पार्टी देखिए, मैं बीजेपी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा भाई। सुनिए ना, हर पार्टी का अपना रणनीति होता है। हो सकता है कि कांग्रेस की मायावती जी से बातचीत चल रही हो, एक बार कांग्रेस की धमाका करना चाह रही हो, इंडिया गठबंधन कुछ मैसेज देना चाह रही हो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि पहली सूची में सीटों का बंटवारा होने के बाद अशोक जी के बात से सहमत है कि अमेठी रायबरेली यदि बसपा से भी गठबंधन होता है तो न सपा को जाएगा न बसपा को जाएगा, कांग्रेस के खाते में जाएगी। राहुल गांधी को यूपी में कांग्रेस को मजबूत करना है तो कोई गांधी परिवार का ही चुनाव लड़ेगा तो बेहतर होगा। एक बात करके खत्म करूंगा। जी। जो ये बीजेपी आज आरोप लगाती है गांधी परिवार पे कि रायबरेली और अमेठी को में वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये मुझे याद है पत्रकारिता में मैं बहुत दिनों से हूँ। प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण उस समय प्रवक्ता हुआ करती थी जब यूपीए की सरकार हुआ करता था। यही दोनों प्रवक्ता पूरे दिन शोर मचाती थी कि पूरे जो यूपीए का प्रोजेक्ट है अमेठी रायबरेली ही जाएगी क्या? तो यूपीए सरकार का जितना प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है अमेठी रायबरेली जाएगी। और अब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। ओके शिवम जी, इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया। एक सबसे बड़ी बात है, ये बात ठीक है बिल्कुल, अभी तक नितिन गडकरी और परफॉर्मर नितिन गडकरी हैं, और आज तो उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी जी को ऑफर कर दिया कि भाई आइए हमारे पास आ जाइए, हम आपको लड़ाएंगे। और नागपुर सीट जो है वो बीजेपी की परंपरागत सीट है, नितिन गडकरी वहां से जीतते हैं, तो ये सवाल तो बीजेपी पे उठेंगे कि भाई आप अपने परफॉर्मर को साइड कर दिया आपने। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नितिन गडकरी जी परफॉर्मर नेता है, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नितिन गडकरी जी के लिए कांग्रेस का जो ये प्रेम है, ये जो बार बार निकल कर आता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहे हैं ये कि उद्धव ठाकरे एक तरफ से बोल रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। आपने अभी देखा होगा 2 दिन पहले जब नितिन गडकरी जी किसी एक विषय पर बोल रहे थे कि उनका वीडियो काट कर ट्विटर पे डाला गया था, जिस पर नितिन गडकरी जी ने अभी नोटिस भी भेजा है। अभी पिछले दिनों जब, अब मैं उस समय राजनीति में नहीं था, लेकिन किस कंपनी पर छापा मारा था चुनाव से कितने दिन पहले और उसका क्या स्थिति रही थी वो भी आपको याद ही होगा। आज नितिन गडकरी से इतना प्रेम इनको जो है, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंटलाइन के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके नाम आए हैं। आने वाले समय में नितिन गडकरी जी और या तमाम जितने भी बड़े नेता हैं सबके नाम आएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से उनका कंपेयर क्यों कर रहा हूं? हाँ सुन तो लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के नंबर 1 नेता है। लगातार खड़गे जी ये बोलते रहे हैं कि मैं राहुल गांधी जी की वजह से, सोनिया गांधी जी की वजह से अध्यक्ष बना हूं। आप उनके पीछे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, आप उनको फिर से यात्रा के लिए खड़ा हो जाते हैं, आप उसके ऊपर पूरी बाइक चलाते हैं, आप ट्विटर पर जो झंडा लगाते हैं उस झंडे में भी राहुल गांधी को घुसा के रखते हैं। और जब लिस्ट आती है तो कहते हैं नहीं राहुल गांधी का नाम नहीं आया तो क्या हुआ, ये हमारी रणनीति हो सकती है। अरे कमाल हो गया, जो पार्टी का नंबर 1 ओपनर बैट्समैन है वो 10वें नंबर पर लड़ेगा क्या जाकर? और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, ये सिर्फ ओपनर की बात नहीं है, आपने कहा कि वो आएंगे या नहीं, मैं बताना चाहता हूं। अरे ऋषि जी सुनते हुए ही है, पेशेंटली ध्यान भी रखना होता है। सुनिए ना जरा, अभी सुनिए थोड़ा, अभी तो बहुत 3 बात है, इतना जल्दी क्या है। दूसरा एक और विषय, अभी आप देखते रहिए अशोक जी, ये पूरा पिच का वो जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरा माहौल देखेंगे, पूरी चीजें देखेंगे। ऐसा ना हो सोनिया गांधी जी की तरह फिर कुछ ऐसा ही हो जाए। मैं तो ये कहता हूं अगर प्रियंका गांधी जी इतना ही शॉर्ट थी और इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही और इतने लंबे समय से लगातार वहां पर काम करती रही तो डिक्लेयर कर देते ना, चलिए छोड़ दीजिए। राहुल गांधी का अगर परिवार है तो परिवार के साथ वो क्यों नहीं आकर खड़े हो जाते, क्यों नहीं कहते कि हम यहां पर सीट लड़ने को तैयार है? और अगर नहीं भी लड़ना चाहते, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि हर किसी का अपना आधार है, हर कोई चाहता है कि सीट लड़े या ना लड़े, लेकिन यहां पर एक विषय बहुत क्लियर है कि अगर आपके शुरुआत के जो नेता हैं, फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं आता जहां से वो लगातार लड़ते आए हैं तो सवाल उठेंगे। अगर राज्यसभा भी आप ना तो जाते हैं हिमाचल से, ना जाते हैं उत्तर प्रदेश से, सेफेस्ट राजस्थान से जाते हैं तो सवाल उठेंगे। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस इन तमाम चीजों को लेकर है तो आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आना चाहिए था। और जहां तक बहन कुमारी मायावती जी वाला सवाल है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं आप जो शब्द लगातार बोल रहे हैं वो वही खबर है, वो वही खबर है, वहां कोई बात हो ही नहीं रही है। चलिए उस बात पर ये सिर्फ यूट्यूब, आजकल एक नया चलन चला है, ट्विटर पर कुछ लोग जो है
कुछ 4-5 लाइनें लिख देते हैं, उन 4-5 लाइनें लिखने वालों ने इन पार्टियों खबर मैं भी बता देता हूँ अशोक भाई। एक मिनट सर, खबर नहीं, मेरा प्रोग्राम खबरों के विश्लेषण पर है, खबर हम छोड़ देते हैं क्योंकि सुनिए खबर जो है सुनाने का हक मुझे ही है सिर्फ, यहाँ पर आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए रुकिएगा, थाम के रखिए खबरें अपनी थाम के रखिए, क्योंकि हाँ जो आप कह रहे हैं शिवम त्यागी, खबर जो है जो ऋषि शंकर मिश्रा ने भी कहा, कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मायावती जी के ऊपर जांच एजेंसियों का दबाव है, जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद उनके ऊपर वो दबाव नहीं होगा, जांच एजेंसियों का दबाव नहीं होगा, तो वो तुरंत जो है डिसीजन लेंगी, वो अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगी और बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 सीटें 60-70 सीटें हार जाएगी और मायावती को पीएम के पोस्ट पर जो है कर देंगे और दलित कार्ड खेल करके मोदी का गेम खत्म। इस तरह की जो खबरें चल रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितना वो मैं उस पर नहीं, मैं असली खबरों पर भी आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम का अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। As the hilly regions of India get hotter, it is important to take precautions to protect ourselves from heat illness. Be aware of heat wave alerts on TV, radio, newspaper and mobile phones. Drink more water and natural drinks to avoid dehydration. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Work during cooler hours and rest during 12 to 3, which is the hottest period of the day. Keep animals in shade and give them adequate water.
Eat only freshly cooked food and fresh fruits and vegetables. Recognize the signs of heat illness, weakness, dizziness, nausea, excessive sweating, cramps, confusion, rapid breathing, fainting. If you feel unwell, take first aid and call 108 or any ambulance service or go to the hospital. Be alert. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो लोग आप देख रहे हैं, इससे पहले कि डिबेट में वापस आऊं, आज शुक्रवार है और आज सवाल पूछने का दिन है। तो हमारे तमाम दर्शक जो हमारे सवालों का इंतजार करते हैं उनके लिए आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमारा आज का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI का ऐसा कौन सा ऐप है जो नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता MCC के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में मदद करता है? जी हां, चुनाव में आदर्श आचार संहिता के आरोप तो लगते हैं, लेकिन नागरिक कौन से ऐप पर जाकर यह शिकायत कर सकते हैं? हमारा आज का यह सवाल है और आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर टैग करके दे सकते हैं और अगले गुरुवार को जो विनर होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। हम बताएंगे कौन विनर है। बहरहाल चलिए डिबेट में जल्दी से वापस आता हूं, समय बहुत कम है। जल्दी अपनी आखिरी टिप्पणियां, मैं उससे पहले कि अपनी टिप्पणी के लिए जाऊं, एक छोटी सी खबर, मैं एक्चुअल में खबर बता देता हूं जो किसी ऐसे वैसे कहीं की नहीं, बहुत पुख्ता जानकारियों से आ रही है। कांग्रेस में लगातार ये कांग्रेस की कमेटी ये कह रही है, सचिन पायलट को यह कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, अशोक गहलोत को कहा जा रहा है, कांग्रेस के और जो तमाम नेता है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है कि भाई वो आए, चुनाव लड़े, फ्रंट से लीड करें। और भूपेश बघेल को आज पहली लिस्ट में जो नाम उनका डाला गया है वो इसीलिए ताकि इन नेताओं को मैसेज जाए कि उनको भी आकर फ्रंट से लड़ना है। लेकिन ये तमाम नेता चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। ये सवाल, ये जो है, ये भी पुख्ता जानकारी और ये दिखाता है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक गिरा हुआ है, लो है। ऋषि शंकर मिश्रा जल्दी से 30 सेकंड। नहीं देखिए, बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस तमाम उन बड़े नेताओं को इस बार चुनाव लड़ाने जा रही है क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बड़े चेहरे को उतारने से उनको फायदा होगा। तो ये कांग्रेस की रणनीति है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। ये कहना अशोक जी की सचिन पायलट चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा सचिन पायलट ने किसी से कहा नहीं है। नहीं उसमें सुनिए, खबर क्या है? खबर ये कि सुनिए, खबर ये है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि आप मुझे चुनाव प्रचार में लगाएं, मैं आपको राजस्थान की 4 सीटें जिता सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने ही चुनाव में लड़ा रहूंगा तो 1 सीट में जिता के ला सकता हूं। ये खबर है जी। मेरे भी सोर्स हैं, सचिन पायलट टोंक, सवाई माधोपुर या भरतपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये करीब कंफर्म है। ओके। अशोक गहलोत या उनके बेटे को चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां गोविंद सिंह डोटासरा, उनको भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो शॉर्ट में बताऊं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इस बार चुनाव लड़ाने। ओके, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। संगीत रागी जी देखिए, कैप्टन ही भाग गया है सीट छोड़ करके और कहा जाता है कि कैप्टन को सबसे बाद में जाना चाहिए। यहाँ तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही लड़ाई छोड़कर भाग चुकी हैं। तो अब ये आप सोच सकते हैं। देखिए, शुरुआत में पूछा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन का कुनबा कितना क्या है, कौन कौन से हैं। आज तो एक कांग्रेस पार्टी से पूछे जाने लायक है। शुरुआत में 6 महीने बड़ा चमत्कार लगा, आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ गई, PDP छोड़ गई, नीतीश बाबू छोड़ गए, एक के बाद एक सब छोड़ गए जो कल कोई और बड़ी बात है, वायनाड में CPI चुनौती दे रही है, कह रही है कि हम लड़ेंगे। और वृंदा करात कह रही है कि राहुल गांधी बीजेपी को हरा कर आए ना, वो लेफ्ट से लड़के क्यों जीतना चाहते हैं। जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए विजय जी, फिर 30 सेकंड में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। फिलहाल बीजेपी कुछ मामलों में, रणनीति के मामले में हमसे आगे चल रही है। अपनी पार्टी के दिग्गजों की टिकट काटना कोई मामूली बात नहीं होती। ठीक है, बीजेपी अगर इस तरह के प्रयोग कर रही तो उसके फायदे वो देखकर चल रही है। क्योंकि बीजेपी में ऐसे लोग भी हैं जो इनके एक मंत्री कह रहे थे कि अब उनकी 7 करोड़ रुपए महीने की आमदनी हो गई है, उन्हें टिकट मिले ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, समय बिल्कुल नहीं है। शिवम जी, समय बिल्कुल नहीं है। शिवम जी 30 सेकंड। देखिए, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा भैया, अमेठी में एक पोस्टर लगा था कि लेंगे बदला देंगे खून भैया बिन अमेठी सून। अमेठी में खून देने के लिए युवा बैठे हैं और अपने युवा अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को आपने वहां उतारा नहीं है, तो भैया उतार दो, वहां इंतजार है, क्योंकि हार वहां आपका इंतजार कर रही है। वायनाड में
एनी राजा जो है उनको भी ऑलरेडी टिकट मिल चुका है, उनको भी वृंदा करात ने उतार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप वहां लेफ्ट से लड़ रहे हो, तो दोनों तरफ से इस बार जो कांग्रेस के हालात नजर आ रहे हैं, बात साफ है कि ये ना हो कि चुनाव बाद जो एक आधी राज्यसभा है राहुल गांधी को उसके लिए बचा के रखना पड़े। ओके चलिए, तो यही समझ में आ रहा है। चलिए चुनाव बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का जो पहली लिस्ट है उससे साफ दिखता है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो है, गिरा हुआ है, और ये चुनाव में जाने से पहले कोई अच्छा संकेत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज दो टूक में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।